एनडीटीवी के बाघ बचाओ मुहिम से जुड़े इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पहले अप्रैल ये वो तारीख है जब प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में लॉन्च किया था। उस वक्त बाघों की संख्या 268 से भी कम थी। इस प्रोजेक्ट को 50 साल हो चुके हैं और देश भर में 53 टाइगर रिजर्व हैं और बाघों की संख्या लगभग 3000 से भी ज्यादा हो चुकी है। 9 अप्रैल को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बाघों के ऑफिशियल संख्या की घोषणा करेंगे। साल 2008 में एनडीटीवी ने सेव आवर टाइगर्स कैंपेन नाम से बाघों को बचाने की एक मुहिम शुरू की थी। इस मुहिम का मकसद लोगों को जागरूक करना और इस बेहद गंभीर मुद्दे पर प्रधानमंत्री का ध्यान खींचना था। एक नजर एनडीटीवी के कैंपेन पर। भारत के 53 बाघ अभयारण्यों में आज 3000 से ज्यादा बाघ हैं, जो दुनिया के जंगली बाघों की 70% से भी ज्यादा आबादी है। लेकिन आज भी इस पर खतरा मंडरा रहा है और बाघों को फलने फूलने के लिए लगातार कोशिश करते रहने की जरूरत है। बाघों को बचाना है तो जंगलों और जीव मंडलों को भी बचाना होगा, जो साफ हवा और पानी का स्रोत है और भूजल की अनिश्चितताओं के खिलाफ जमानत भी है। दो 2008 में पहली अपडेटेड गणना में जब बाघों की तादाद 1411 पाई गई तो एनडीटीवी ने बाघों को बचाने का बीड़ा उठाया। सेव आवर टाइगर्स मिशन बाघ संरक्षण पर सबसे बड़ा और व्यापक मीडिया अभियान था। हमने प्रधानमंत्री को हजारों लोगों के दस्तखत वाली एक याचिका भी दी। फिर 2010 में उससे भी बड़ा अभियान शुरू किया गया। 1411 का आंकड़ा एक नारा बन गया। The tiger must survive. They have to. भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार अमिताभ बच्चन भी इस मुहिम का हिस्सा बने और उनके साथ संरक्षण जगत के नामी चेहरे भी जुड़े। No looking back, no compromise. Protecting the tiger is protecting their country. It's time we realize just how precious every single individual tiger is now. We cannot afford to lose any. अभियान में संरक्षण की कोशिशों में आ रही चुनौतियों और कमियों पर ध्यान दिया गया। अहम बाघ अभयारण्यों से ग्राउंड रिपोर्ट ने उजागर किया कि बाघों को बचाने के लिए क्या करने की जरूरत है। Right now there are at least 6 jeeps around this tiger, but it doesn't seem to bother him. हम ये अभियान उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों तक ले गए जहां बाघ बसते हैं और अपनी मांगे रखकर उनसे इस मुहिम को कामयाब बनाने का वादा करवाया। Tigers in Karnataka will be saved for their generations. And there should be a joint platform. इस बात की पूरी चिंता की जाएगी। मैं आपको पूरी तरह से आश्वस्त करता हूँ। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने शुरू किया था, इस उद्देश्य से कि बाघों को लुप्त होने से बचाया जा सके। उस वक्त बाघों की तादाद घटकर
268 रह गई थी, जबकि सदी की शुरुआत में भारत में 40,000 से भी ज्यादा बाघ थे। रविवार यानी 9 अप्रैल को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मैसूरू में होने वाले एक भव्य समारोह में बाघों के मौजूदा संख्या की घोषणा करेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री एक सिक्का भी जारी करेंगे। बाघ संरक्षण को लेकर सरकार की आगे क्या योजनाएं हैं, इस बारे में हमारी सहयोगी मेघा प्रसाद ने बात की पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से। Sir, welcome on NDTV. थैंक यू। I want to begin by asking you, sir, Project Tiger has done really well. How difficult, कितना जटिल, कितना कठिन है numbers पता रखना? जटिल बहुत नहीं है, क्योंकि हमारे देश में जो फॉरेस्ट के हमारे ऑफिसर हैं, जो फील्ड ऑफिसर हैं, वो दिन रात इस विषयों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और हमारे 53 टाइगर रिजर्व्स की कैरिंग कैपेसिटी कितना है वो भी हम लोग अब ध्यान में कर रहे हैं, ताकि जैसे हमारा पन्ना का, बांधवगढ़ का, कान्हा का, रणथंभौर का, कॉर्बेट का, ये जो टाइगर रिजर्व है ये अपनी पूरी कैरिंग कैपेसिटी में आ गए हैं। ओके। तो पिछले दिनों हमने मुकुंदगढ़ में, माधव नेशनल पार्क में उनको टाइगर्स को दूसरे क्षेत्र में हम लोगों ने वहाँ पर भेजा। उसका एक कारण है कि हमारे जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं उन सब में जो उनकी कैरिंग कैपेसिटी पूरी हो, और सबसे बड़ी बात जो वाइल्ड कैट का है कि उनका जो अपना हैबिटेट एरिया है, उनका जो अपना तरीका है, क्योंकि टाइगर अपनी पूरी एक टेरिटरी को बनाता है, तो उनका जो विषय है उसमें हम किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करते। उसको नेचुरल वे में जितना वो रहेगा उतना अच्छा रहेगा। Sir, Project Tiger of course has been a roaring success in our country. आप हाल फिलहाल में चीता भी लेकर आए and they are also doing well. अगली बड़ी कहानी कहाँ लिखी जा रही है, मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे। देखो, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न रहता है वो पूरे तरीके से नेचर प्रोटेक्शन को आगे बढ़ाने का विज़न है। और मैं तो मानता हूँ कि चीता इस सदी की बड़ी उपलब्धि इसलिए है कि अपने डेवलपमेंट प्रोसेस में कारणों से, पोचिंग के कारण जो प्रजाति विलुप्त हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई, जो इकोलॉजिकल रॉन्ग हमसे हुए, तो उनको वापस से स्थापित कर कर इकोलॉजिकल हार्मनी की बात की है। एक बहुत बड़ा उदाहरण दुनिया के सामने दिया है। और इसलिए प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे मनाए जा रहे हैं। कल माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं जाएंगे। बीता हुआ कल स्वयं महामहिम राष्ट्रपति जी आसाम के काजीरंगा में गई थी। हमारे प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 ईयर पूरे हुए हैं। इसके साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी थी, हम लोग प्रोजेक्ट लॉयन पे काम कर रहे हैं। और जो हमारा गिर का जो क्षेत्र है उधर जो एशियाटिक लॉयन 100% वहाँ पर है। उसके साथ ही साथ एक और बड़ा प्रोजेक्ट जिसका हमारा एस्टिमेशन का काम लगभग पूरा हो गया है, वो प्रोजेक्ट डॉल्फिन है। क्योंकि हमारा जितना भी रिवर क्षेत्र है उसमें मीठे पानी में भी हमारी डॉल्फिन्स हैं। गंगा से लेकर के पूरा क्षेत्र है, सतलुज है, ब्रह्मपुत्र है, गंगा की सहायक नदियाँ चंबल वगैरह है। और इधर जो हमारा समुद्री क्षेत्र है जामनगर के पास, वहाँ भी डॉल्फिन्स हैं। तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन के एस्टिमेशन, उनके कंजर्वेशन के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन चल रहा है। प्रोजेक्ट चीता तो आपने कहा ही है। इसके अलावा भी जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं उनके प्रोटेक्शन को लेकर के हमारे यहाँ काम चल रहे हैं। लेकिन बड़े अगर प्रोजेक्ट देखेंगे तो प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट लॉयन, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट चीता, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, इन पे बहुत अच्छा काम मंत्रालय की तरफ से चल रहा है। ओके, एंड फाइनली सर, प्रधानमंत्री जा रहे हैं बांदीपुर, और मुझे पता है मुझे नंबर्स नहीं बताएंगे टाइगर सेंसस की, मैं पूछ भी नहीं रही हूँ, मगर कैसे लग रहे हैं नंबर्स, वो पहला सवाल है मेरा। दूसरा कि प्रधानमंत्री जब कल है वहाँ, हमें ये बताया गया कि सफारी पे जाएंगे, देन ही इज़ ऑल्सो गोइंग टू द मुदुमलाई टाइगर रिजर्व जहाँ एलिफेंट विस्परर्स जो ऑस्कर विनिंग डॉक्यूमेंट्री है वो शूट हुई है, तो क्या प्लान है करके? प्रधानमंत्री जी का हमेशा विज़न जो हमारा ग्राउंड स्टाफ है, जो ज़मीन पे काम करता है, हमारे स्थानीय समुदाय हैं जो नेचर के साथ रहते हैं,
हमारे स्थानीय युवा हैं जो इको टूरिज्म के प्रोटेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और हमारे स्थानीय महिलाओं के एनजीओ हैं जो स्वरोजगार के लिए काम करते हैं। इस बार के बजट में भी आपने देखा होगा, केंद्र सरकार ने महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को एक विशेष रूप से स्थान दिया है। तो इन सब विषयों पे उनका एक विज़न रहता है, और मेरा ये मानना है कि हम सब लोगों के लिए खुशी की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की अगर आप हर मन की बात को सुनेंगे, 100वां एपिसोड होने वाला, तो कोई मन की बात ऐसी नहीं जाती जिसमें नेचर, स्थानीय रोजगार, स्वच्छता, सर्कुलर इकोनॉमी में, और उसमें लोकल लोगों ने किस प्रकार से इनोवेटिव तरीके से काम किया। तो मुझे लगता है कि ये हम सब लोगों का सौभाग्य है कि उन्होंने स्वयं ने आने की स्वीकृति प्रदान करी है, और उनके आने से इस प्रोजेक्ट को भी गति मिलेगी, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को भी गति मिलेगी। और ये एक ऐसा लैंडस्केप है जिसमें 3 राज्यों के टाइगर रिजर्व एक साथ जुड़ते हैं, बांदीपुर, मधुमलाई और वायनाड, और ये सबसे बड़े लैंडस्केप्स में से एक है। तो जब हम टाइगर कंजर्वेशन की बात करते हैं तो सारे 53 टाइगर रिजर्व्स के जितने भी हमारे अधिकारी, मैं लगातार जा रहा हूँ, मैं काजीरंगा से भी कल लौटा हूँ, तो सब में बड़ा उत्साह है, और एक नेचर और डेवलपमेंट दोनों साथ हो सकती हैं, ये सबसे बड़ा मैसेज है। राइट, ऑल राइट सर, मिस्टर यादव, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम सर। थैंक यू। अब बात करते हैं टाइगर स्टेट्स राजस्थान और मध्य प्रदेश की। कुछ साल पहले मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व और राजस्थान के सरिस्का में सभी बाघ मारे गए। ये सभी शिकारियों के शिकार हो गए। इस घटना के बाद से इन दोनों टाइगर रिजर्व में बाघों को बचाने का काम लगातार जारी है, और बहुत शुक्रिया उन तमाम वन्य अधिकारियों की जिनकी कोशिशों के बाद पन्ना और सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़ गई है। लेकिन इनके सामने चुनौतियां भी बहुत हैं। राजस्थान से हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह और मध्य प्रदेश से अनुराग द्वारी की रिपोर्ट। जून 2008 को वायुसेना का Mi-17 हेलीकॉप्टर सरिस्का के जंगलों में उतरता है। ये किसी बड़ी जंग में दुश्मन से लोहा लेने से कम नहीं है। ये भारत का पहले बाघ स्थानांतरण प्रोजेक्ट है। आज सरिस्का में 27 बाघ हैं, और बाघों के स्थानांतरण में ये भारत की पहली कामयाबी है। In order to ensure long-term survival, the government will have to think of putting in new blood all the time. Otherwise, it will be a bottleneck, and over a period of time, there is a possibility that the genetics may be totally, restricted, and therefore may end up in some kind of genetic problem over several generations. विशेषज्ञों का मानना है कि प्रोजेक्ट टाइगर की कामयाबी तभी मुमकिन होगी जब इंसानी आबादी अभयारण्यों से बाहर निकाली जाए। The tiger is an animal which requires a landscape without human population, at least in a certainly large enough area for it to survive and breed and increase in numbers. Sariska had that kind of landscape. The point is the management became lax, and therefore in Sariska the tigers were absolutely poached out. There is no question about it, as happened in Panna in Madhya Pradesh some years ago. रणथंभौर का टाइगर रिजर्व सैलानियों की मनमांगी मुराद जैसे है, लेकिन अब राजधानी दिल्ली के नजदीक होने से सरिस्का भी लोग खिंचे चले आते हैं। 2004 में टाइगर खत्म हुए थे सरिस्का में, और 2008 में फर्स्ट रिलोकेशन हुआ, ट्रांसलोकेशन। तो रणथंभौर से एक टाइगर, मेल टाइगर वहाँ डाला गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे एक टाइगर डाली गई, फिर धीरे उनका कुनबा बढ़ा, और अब तो वहाँ सरिस्का में करीब 27 टाइगर। सरिस्का में बाघ की दहाड़ फिर से गूंज रही है। राजस्थान सरकार अब कोटा के नजदीक मुकुंदरा में बाघों के स्थानांतरण के बारे में सोच रही है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया।
देखिए, मध्य प्रदेश इस समय टाइगर स्टेट है, लेपर्ड स्टेट है, बल्चर स्टेट है और अब चीता स्टेट भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70 साल बाद अपने जन्मदिन के मौके पर मध्य प्रदेश को चीतों की सौगात दी। अब सियाया और फ्रेडी के 4 शावक भी इस परिवार में जुड़ गए हैं। 6 महीने बाद प्रोजेक्ट चीता अपनी रफ्तार में दिख रहा है। चीतों की अगवानी के बाद नजर एक बार फिर प्रधानमंत्री की तरफ हैं। 9 से 11 अप्रैल को मैसूर में बाघ बचाने की मुहिम की 50वीं वर्षगांठ है, जिसमें बाघों की गिनती के आंकड़े जारी हो सकते हैं। नई गणना में 700 से ज्यादा बाघों के साथ मध्य प्रदेश फिर टाइगर स्टेट का तमगा ले सकता है। राज्य के टाइगर रिजर्व में कई नए मेहमान आ चुके हैं। कोर एक क्षेत्र से जो हम लोगों ने गांवों का विस्थापन किया है, वो बहुत अच्छा एरिया हमको प्राप्त हुआ है, एडिशनल एरिया हमको मिला है, जिसमें हम ज़्यादा टाइगर्स को एकोमोडेट कर पा रहे हैं। और कुछ हम नए संरक्षित क्षेत्रों को हमने प्रस्तावित किया है, कुछ को नोटिफाई भी किया है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है, उसके निस्तारण के लिए भी एक बहुत अच्छा एक सेटअप अपने स्टेट में है। लगभग 15 रेस्क्यू स्क्वाड्स पूरे स्टेट में हैं। हालांकि ये उपलब्धि और बड़ी हो सकती थी अगर बाघों की मौत न होती। सरकार ने विधानसभा में अपने लिखित जवाब में माना है कि 2022 में 10 बाघों का शिकार हुआ है। अलग अलग कारणों से मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व में 2020 से 2022 में 72 बाघों और 43 तेंदुओं की मौत हुई है। 2022 में 34 बाघों की मौत हुई, जिसमें सबसे ज्यादा 9 बांधवगढ़ में, पेंच में 5 और कान्हा में 4 बाघों की मौत हुई। हालांकि स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स, गश्त और डॉग स्क्वाड के आने से शिकार काफी कम हुआ है। कोचिंग के लिए भी हम लोग बहुत पूरी तरह से इक्विप्ड हैं और हमारे जो एक STSF का जो गठन हम लोगों ने किया था स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स, तो उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी उनको पहचान मिली है। और बड़े बड़े जो अंतर्राष्ट्रीय गैंग्स थे इस अवैध तस्करी में, तो उन लोगों को एक्सपोज किया है, उनको जेल के अंदर डाला है। मध्य प्रदेश में फिलहाल 6 टाइगर रिजर्व में 10,000 वर्ग किलोमीटर की जगह है, जबकि 700 से ज्यादा बाघों को रखने के लिए 35,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा की जरूरत होगी। उम्मीद है टाइगर स्टेट अपनी शानदार निवासी को ये आशियाना भी देगा। हर 4 साल में बाघों की गणना की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाता है। इस बार भी ये मौका आने वाला है। पिछली दफे जब बाघों की गणना हुई थी, उस वक्त कर्नाटक 524 बाघों के साथ दूसरी पायदान पर था। मध्य प्रदेश के पास 526 बाघ थे, वो पहली पायदान पर था और इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। पिछली गणना के अनुसार देश भर में मध्य प्रदेश ऐसा राज्य था जहां बाघों की संख्या सबसे ज्यादा थी। लेकिन क्या कर्नाटक एक बार फिर नंबर 1 राज्य बन जाएगा? इसका खुलासा तो रविवार को ही होगा, जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बाघों की संख्या की घोषणा करेंगे। प्रधानमंत्री अपने कर्नाटक दौरे के दौरान बंदीपुर टाइगर रिजर्व में सफारी ट्रिप पर भी जाएंगे। देखिए बंदीपुर से प्रतिभा रमन की ये ग्राउंड रिपोर्ट। 9 अप्रैल को पीएम मोदी की बंदीपुर की पहली यात्रा है। पीएम मोदी इस दिन टाइगर सेंसस जारी करेंगे। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि 1973 में शुरू किए गए प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे हो रहे हैं। इससे पहले NDTV ने टाइगर की घटती आबादी को बचाने के लिए किए गए प्रोग्राम्स का जायजा किया। 50 साल पहले 1 अप्रैल 1973 को जब प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ तो 9 बाघ अभयारण्यों में एक बांदीपुर था। उस वक्त यहाँ सिर्फ 12 बाघ थे। आज एक अंदाजे के मुताबिक इस पार्क में करीब 140 बाघ हैं।
This is a very, very special occasion as the country's the topmost man is coming. So we are going to showcase our state of Karnataka, especially Bandipur. So I am very much excited and impressed. बांदीपुर में देश की दूसरी सबसे बड़ी बाघों की आबादी है और दक्षिण एशिया में जंगली हाथियों के लिए ये सबसे बड़ा प्राकृतिक आवास है। यहाँ पर शिकार एक बड़ी समस्या है। वन अधिकारियों के हिसाब से यहाँ करीब 400 जलाशय हैं और जंगल में लगने वाली आग को रोकना चिंता का एक बड़ा कारण है। जानवर और इंसान के बीच टकराव भी बहुत बड़ी चुनौती है और इस सिलसिले में वन विभाग को 100 कॉल्स तक आती है। बांदीपुर के इलाके में 80 से ज्यादा गांव आते हैं। यहाँ रहने वाले लोगों में जागरूकता बढ़ाने की पहल की गई है। फिलहाल प्रधानमंत्री की यात्रा का लोग इंतजार कर रहे हैं। ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲ, ನಮಗೂ ಒಂದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತಾ, ನಮಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಚಿರತೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಯಬಾರ್ದು ಆ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರೋಡ್ಗಳು, ನಮ್ಮ ಅನುದಾನ, ಮನೆಗಳು ಜನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಅವರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ. कर्नाटक में इस बात की सुगबुगाहट है कि जब प्रधानमंत्री बाघों की आबादी के ताजा आंकड़े जारी करेंगे तो उनका राज्य इस मामले में मध्य प्रदेश को पीछे छोड़ सकता है। बांदीपुर से प्रतिभा रमन की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। हालांकि बाघों की तादाद में प्रोजेक्ट टाइगर के बाद से काफी इजाफा हुआ है, लेकिन अब भी हमें चौकस रहने की जरूरत है। हमारी खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार।